कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 और अध्याय का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो आज हम इसी अध्याय 3 के, जिसका नाम चुनाव और प्रतिनिधित्व है, पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न उत्तरों और अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो उसमें हमारे पास जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जिसमें लोग शासन कामों में सीधे भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है? 4 ऑप्शन हैं। उसमें पहला है क, परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा। दूसरा है कक्षा संचालक, जिसको क्लास मॉनिटर कहा जाता है, का चुनाव। ग है किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन। और घ है मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है तो वो इसमें सही उत्तर आएगा ख, कक्षा संचालक या क्लास मॉनिटर का चुनाव। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? 4-5 काम दे रखे हैं, ये बताना है कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है। क है मतदाता सूचियां तैयार करना, बिल्कुल चुनाव आयोग का कार्य है। उम्मीदवारों का नामांकन, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है, नामांकन भरवाना उनसे। ग है मतदान केंद्रों की स्थापना, मतदान केंद्रों की स्थापना करना भी चुनाव आयोग का ही काम है। घ है आचार संहिता लागू करना, आचार संहिता लागू करना भी चुनाव आयोग का कार्य है। और ग है पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण। वास्तव में ये काम नहीं है, ये राज्य चुनाव आयोग का काम है। तो सही इसका जो उत्तर है, जो गलत है, चुनाव आयोग नहीं करता जिसको, वो ग है पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क है 18 वर्ष से ज्यादा उम्र का हर नागरिक मतदान करने के योग्य है। ख है विभिन्न प्रत्याशियों या उम्मीदवारों, जिनको हम कहते हैं, विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद को वरीयता के क्रम में रख सकता है। ग है प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। और घ है विजयी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए। तो इसमें जो है कौन सी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है? तो सही जवाब है ग, प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी मतलब उम्मीदवार विजेता घोषित किया जाता है जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क है सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है। ख देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल का सदस्य हो। ग चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता हो। और घ है 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही उम्मीदवार को जीता हुआ माना जाता है। तो सही जवाब है इसका ग, चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता है, जिसको अन्य उम्मीदवारों से सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं उसको ही जीता हुआ माना जाता है। प्रश्न नंबर 5 जो है वो है कि पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है? 2 के बीच अंतर पूछा हुआ है। पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है? संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया? तो पहले तो दोनों का अर्थ पूछा है। तो बात करें हम पृथक चुनाव मंडल, पृथक चुनाव मंडल का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी जाति विशेष के उम्मीदवार को चुनने के लिए केवल उसी जाति के लोग वोट देते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से दोबारा रिपीट कर रहे हैं।
पृथक चुनाव मंडल का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी जाति विशेष के उम्मीदवार को चुनने के लिए केवल उसी जाति के लोग ही वोट देते हैं। इसमें एक ही चुनाव क्षेत्र से अलग अलग जातियों के उम्मीदवार खड़े होते हैं और प्रत्येक मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवार को ही वोट देता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें आरक्षित चुनाव क्षेत्र की, तो आरक्षित चुनाव क्षेत्र का अर्थ चुनाव में कुछ सीटें पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करने से है। चुनाव क्षेत्र में कुछ सीटें पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करने से है। ऐसे चुनाव क्षेत्र में जिस वर्ग के लोग सीट आरक्षित इस ऐसे चुनाव क्षेत्र में जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित होती है वहां से उसी वर्ग का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार समाज के सभी वर्गों को होता है। सिर्फ जिस वर्ग के लिए आरक्षित की जाती है उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार उस चुनाव क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को होता है। एक और प्रश्न पूछा गया था कि संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया। तो संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह प्रणाली सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, धर्म को बढ़ावा देती है। इस प्रणाली में मतदाता देश के बारे में न सोचकर केवल अपनी जाति या धर्म के बारे में सोचता है, इसलिए यह प्रणाली देश की एकता के लिए खतरनाक है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इसको संविधान में शामिल नहीं किया है, जगह नहीं दी है। प्रश्न नंबर 6 जो है उसको पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कथन गलत बताना है कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसकी पहचान करें और किसी एक शब्द अथवा पद को बदलकर या फिर जोड़कर अथवा नए क्रम में सजाकर इसे सही करें। तो कह है कि एक फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसको हम सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का पालन भारत के हर चुनाव में होता है। तो यहां ये गलत है, सही नहीं है। वास्तव में हर चुनाव में नहीं होता है। लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव में और राष्ट्रपति के चुनाव में फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली का प्रयोग नहीं होता है। एक फर्स्ट पास द पोस्ट सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली का पालन भारत के हर चुनाव में होता है। दूसरा ख है कि चुनाव आयोग पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण नहीं करता है। यह सही बात है क्योंकि उसको नगर पालिकाओं से और पंचायतों से के चुनाव के पर्यवेक्षण से कोई मतलब नहीं होता। ग है कि भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता है। यह बात गलत है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है वो चुनाव आयोग के किसी भी सदस्य को हटा सकता है। और ग है कि चुनाव आयोग में एक से ज्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है। अब ज्यादा, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें 2 बातें गलत है, 2 पॉइंट गलत हैं। एक क है, एक फर्स्ट पास द पोस्ट सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली का पालन भारत के हर चुनाव में होता है। ये वाली बात गलत है क्योंकि हर चुनाव में नहीं होता है। और एक और पॉइंट गलत है, वो है कि भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता है, जबकि वो उसको हटा सकता है। अगला प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 7 है, वो पूछा गया है कि भारत की चुनाव प्रणाली का लक्ष्य समाज के कमजोर तबके की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना है। भारत की चुनाव प्रणाली का लक्ष्य समाज के कमजोर तबके की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना है, लेकिन हमारी विधायिका में महिला सदस्यों की संख्या केवल 12% तक ही पहुंची है। इस स्थिति में सुधार के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे कि जो महिलाओं की संख्या नहीं बढ़ रही है विधान पालिकाओं में, तो उसको सुधारने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि समाज के पिछड़े वर्गों को अन्य वर्गों के बराबर लाया जा सके। भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि समाज के पिछड़े वर्गों को अन्य वर्गों के बराबर लाया जा सके, लेकिन समाज के सभी वर्गों को यह लाभ नहीं मिल पाया है। महिलाओं के मामले में स्थिति काफी दयनीय है। आधी आबादी होने के बाद भी महिलाओं को केंद्र और राज्य स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है कि जिस हिसाब से महिलाओं की आधी आबादी है इस हिसाब से महिलाओं को केंद्र और राज्य स्तर पर
जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। देश की संसद में भी महिला सदस्यों की संख्या केवल 12% तक ही पहुंच पाई है। देश की इतनी बड़ी जनसंख्या की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। अतः स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। उसमें पहला है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। जिस प्रकार पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है, उसी प्रकार संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। दूसरा सुझाव है कि महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। और तीसरा है कि महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक वो आगे नहीं आएंगी। प्रश्न नंबर 8 है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है? तो पुराने समय में राज्य छोटे छोटे होते थे तथा उनकी जनसंख्या भी बहुत कम होती थी। इसलिए उस जमाने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते थे। लेकिन आज राज्यों का आकार बहुत बड़ा हो गया है और उनकी जनसंख्या भी अरबों में है। इसलिए आज के समय में सभी नागरिकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेना संभव नहीं है। इसलिए अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्थान पर प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जन्म हुआ है। इस प्रकार के लोकतंत्र में लोग शासन को चलाने के लिए चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और बाद में ये प्रतिनिधि जनता की तरफ से सरकार चलाते हैं। ध्यान से इसको करेंगे हम कि इस प्रकार के लोकतंत्र में लोग शासन को चलाने के लिए चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और बाद में ये प्रतिनिधि जनता की तरफ से शासन को चलाते हैं, सरकार को चलाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चुनाव से आप क्या समझते हैं? तो चुनाव बिल्कुल सिंपल सा है, तो इसको याद रखना है। चुनाव से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, प्रोसेस से है। चुनाव से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा मतदाता एक निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनता है। याद रखना है, चुनाव से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा मतदाता एक निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनता है। प्रश्न नंबर 10 है, छोटा सा ही प्रश्न है, वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? तो एक निश्चित आयु पूरी करने पर, एक निश्चित आयु पूरी करने पर, जो हमारे यहां निश्चित आयु है वोट देने की वो 18 साल है, एक निश्चित आयु पूरी करने पर वोट देने का अधिकार देना वयस्क मताधिकार कहलाता है। कि जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है और उसकी एक निश्चित आयु निर्धारित की गई है, उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार देना वयस्क मताधिकार कहलाता है। इसी से मिलता जुलता प्रश्न नंबर 11 है और वो है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 3 शब्द इसमें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? तो देश के प्रत्येक स्त्री, सार्वभौमिक का मतलब सभी को, देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष को एक निश्चित आयु पूरी करने पर वोट देने का अधिकार देना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। प्रश्न नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट है, गुप्त मतदान से आपका क्या अभिप्राय है? गुप्त मतदान से क्या अभिप्राय है? जब मतदाता को छोड़कर किसी को भी यह पता न हो कि उसने अपना वोट किस उम्मीदवार को दिया है, तो इसे गुप्त मतदान कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से क्या अभिप्राय है? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के गुण दोष बताइए। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से क्या अभिप्राय है? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के गुण दोष बताइए। तो जब मतदाता स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनता है उसे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। जब मतदाता स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनता है तो इसे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। इसमें प्रत्येक मतदाता स्वयं मतदान केंद्र पर जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देता है और जिस उम्मीदवार को बाकी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है
कि भारत में लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन सी प्रणाली से होता है? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से किया जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के गुणों की अगर हम बात करें तो पहला उसमें आता है कि लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार, कि ये जो प्रणाली है, तो पहला है कि लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार, लोकतंत्र का अर्थ जनता के शासन से है। इस प्रणाली में जनता स्वयं मतदान करके अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अतः यह प्रणाली लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार है, क्योंकि उसमें लोग स्वयं शासन चलाते हैं। दूसरा है, इस प्रणाली में मतदाता स्वयं अपने वोट का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि को चुनता है, इसलिए यह प्रणाली मतदाता को अपनी इच्छा प्रकट करने का अवसर देती है कि वो किसी को भी अपना वोट दे सकता है। तीसरा है कि इस प्रणाली में चुने गए प्रतिनिधि अपने मतदाताओं का खास ध्यान रखते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इस प्रणाली में चुने गए प्रतिनिधि अपने मतदाताओं का खास ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यदि वे अपने मतदाताओं के कल्याण के लिए काम नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो मतदाता अगले चुनाव में उन्हें वोट नहीं देंगे। बस चौथा पॉइंट है, इसी प्रणाली का चौथा गुण है कि इस प्रणाली में लोगों को पता होता है कि सरकार के निर्माता वे स्वयं हैं, सरकार बनाने वाले वो स्वयं हैं। चुनाव के समय कोई भी नेता चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उनके पास जाकर वोट मांगता है। इससे लोगों में स्वाभिमान की भावना पैदा होती है और वे उत्साह से राजनीतिक कार्यों में भाग लेते हैं, राजनीति में उनकी रुचि बढ़ती है। पांचवा गुण है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का, कि इस प्रणाली में उम्मीदवार मतदाताओं के पास जाकर उन्हें अपने दल की नीतियों और कार्यक्रमों तथा देश की समस्याओं की जानकारी देते हैं। इससे लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, तो राजनीतिक शिक्षा देने वाली प्रणाली भी है। हर प्रणाली के जहां गुण होते हैं वहां दोष भी होते हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अवगुण और यदि हम दोषों की बात करें तो इसका पहला दोष है कि इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें मतदाता अपने मत का सही प्रयोग नहीं करता है। वह चालाक और भाषणबाज नेताओं के झूठे भाषणों को सुनकर स्वार्थी और अवसरवादी नेताओं को अपना वोट दे देता है। दूसरा दोष यह है कि इस प्रणाली में चुनाव अभियान के समय झूठे प्रचार का सहारा लिया जाता है। उम्मीदवार एक दूसरे पर झूठे आरोप लगाते हैं, जिसके कारण मतदाता गुमराह हो जाता है। तीसरा दोष है कि इस प्रणाली में वोट खरीदे जाने का डर रहता है। प्रायः धनी लोग गरीब मतदाताओं को धन का लालच देकर उनके वोट को खरीद लेते हैं। चौथा है कि यह प्रणाली बहुत ज्यादा खर्चीली है। इसमें चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग को स्थान स्थान पर चुनाव केंद्र बनाने पड़ते हैं। हजारों की संख्या में चुनाव अधिकारी नियुक्त करने पड़ते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार को भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए ये चुनाव प्रणाली जो है वो खर्चीली है। पांचवा दोष है कि इस प्रणाली में क्योंकि काफी पैसा खर्च करना पड़ता है तथा लोगों के वोट प्राप्त करने के लिए नीच चालें चलनी पड़ती है, इसलिए योग्य और ईमानदार व्यक्ति चुनाव लड़ने से कतराते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन ईमानदार है, वो इस चुनाव प्रणाली को पसंद नहीं करते। प्रश्न नंबर 14 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का अर्थ बताते हुए उसके गुण दोष बताइए। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का अर्थ बताते हुए उसके गुण दोष बताइए। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनता है और बाद में ये प्रतिनिधि दूसरी बार किसी और प्रतिनिधि को चुनते हैं। अतः इस प्रणाली में 2 बार मतदान होता है। ध्यान से सुनने वाली बात है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनता है और बाद में ये चुने हुए प्रतिनिधि दूसरी बार किसी और प्रतिनिधि को चुनते हैं। अतः इस प्रणाली में 2 बार मतदान होता है। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि उनका चुनाव जनता द्वारा चुने गए एमएलए और एमपी द्वारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है। इसी प्रकार संसद के ऊपरी सदन, राज्यसभा,
के सदस्यों का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि राज्यों के एमएलए द्वारा किया जाता है। तो ये दो हैं कि एग्जाम्पल हम दे सकते हैं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का, एक राष्ट्रपति का चुनाव, एक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अगर हम गुणों की बात करें तो इसका पहला गुण ये है कि इस प्रणाली में क्योंकि केवल मतदाताओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं, केवल मतदाताओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं, ये योग्य, विवेकशील और अनुभवी व्यक्ति होते हैं, इसलिए वे योग्य व्यक्ति को चुनते हैं, धन लालच में नहीं आते हैं। दूसरा है कि जो गुण है इसका, इस प्रणाली में मतदाताओं की संख्या बहुत कम होती है, मतदाताओं की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए चुनाव आयोग को चुनाव करवाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, इसलिए यह प्रणाली कम खर्चीली है। तीसरा है कि जिन देशों में जनता अनपढ़ होती है तथा राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होती है, उन देशों के लिए यह प्रणाली उचित होती है। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के दोष भी हैं, और उसमें पहला है कि इस प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही आगे दूसरे प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो इस प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, इसलिए यह प्रणाली लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। दूसरा जो इसका अवगुण है वो है कि इस प्रणाली में चुनाव का अधिकार थोड़े से लोगों के हाथों में होता है, इसलिए धनी लोग इन थोड़े से लोगों को आसानी से खरीद सकते हैं और उनसे अपने पक्ष में मतदान करवा सकते हैं, अतः यह प्रणाली भ्रष्टाचार को जन्म देती है। तीसरा दोष है इसका, इस प्रणाली में आम आदमी के चुने जाने की कोई संभावना नहीं होती, इसलिए इसे अमीरों की प्रणाली कहा जाता है। और चौथा है, क्योंकि इस प्रणाली में चुना गया प्रतिनिधि सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, इसलिए उसे जनता के सुख दुख की कोई परवाह नहीं होती है। प्रश्न नंबर 15 जो है वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और 15 है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से क्या अभिप्राय है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से क्या अभिप्राय है, इसके गुण दोष बताइए। तो जब प्रत्येक वर्ग के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, तो इसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब प्रत्येक वर्ग के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, तो इसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 4 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और उन्हें निम्नलिखित अनुपात में वोट मिले। ए को 300, ब को अगर हम देखें तो 200, स को 250 और द को भी 250। तो ये टोटल हम इतने वोट, तो कुल वोट जो पड़े वो 1000 पड़े। तो इनमें से ए को विजयी माना जाएगा, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा 300 वोट मिले हैं। अगर देखे जाए तो क्योंकि ए को ही सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो आ को ही विजयी माना जाएगा, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा 300 वोट मिले हैं। लेकिन यहां यह बात भी बताने योग्य है कि 700 वोट उसके खिलाफ भी पड़े हैं। अगर इनको हम जोड़े तो ये 700 बनते हैं, सिर्फ 300। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले उसको जिता दिया जाए। तो यहां एक सोचने वाली बात यह भी है कि 700 वोट उसके खिलाफ भी पड़े हैं, अतः जिस व्यक्ति के खिलाफ सबसे ज्यादा वोट पड़े हो उसकी जीत हो रही है, और जिन 700 लोगों ने ए को वोट नहीं दिया है उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि प्रत्येक वर्ग के लोगों को उनके अनुपात में या उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो इसलिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वकालत की जाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण की अगर हम बात करें तो पहला है इसमें, इस प्रणाली में प्रत्येक वर्ग के लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इस प्रणाली में प्रत्येक वर्ग के लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, इसलिए यह प्रणाली लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार है। क्योंकि लोकतंत्र भी यही कहता है कि सभी की शासन में भागीदारी होनी चाहिए और इसमें सबको
जिस अनुपात में उनका हिस्सा होता है उनको भागीदारी मिल जाती है। दूसरा इसका गुण है, क्योंकि इस प्रणाली में प्रत्येक वर्ग को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता है, इसलिए यह प्रणाली अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करती है। तीसरा है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने कई बार कम वोट प्रतिशत प्राप्त करके भी सरकार का निर्माण किया, लेकिन इस प्रणाली में कम वोट प्राप्त करने वाले सरकार का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ये भी है। चौथा पॉइंट है कि गुण है जो इसका, इस प्रणाली से लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें उनकी संख्या के अनुपात में स्थान मिलेंगे, इसलिए वे अपने वोट का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो ये राजनीतिक शिक्षा देने वाली प्रणाली भी है। लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अवगुण या कुछ दोष भी हैं। उसमें पहला है कि यह प्रणाली काफी जटिल है, आम आदमी के लिए इसे समझना काफी मुश्किल है। दूसरा है कि बड़े देशों के लिए जिसमें विशाल जनसंख्या रहती है उनके लिए यह प्रणाली उपयुक्त नहीं है। और तीसरा है कि इस प्रणाली में प्रत्येक वर्ग केवल अपने वर्ग के हितों के लिए काम करता है, इसलिए इसमें राष्ट्रीय हित पीछे रह जाता है। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है या कमी है कि इस प्रणाली में प्रत्येक वर्ग केवल अपने वर्ग के हितों के लिए काम करता है, इसलिए इसमें राष्ट्रीय हित या देश का हित पीछे रह जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, सिंपल मेजोरिटी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम या सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली की व्याख्या करें। साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, या फिर एक और है, इसको नाम दिया जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली क्या है? तो क्योंकि यही हमारे यहां पर प्रणाली अपनाई गई है। इस प्रणाली में एक चुनाव क्षेत्र में जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं उनमें से जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है उसे जीता हुआ माना जाता है। दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं कि इस प्रणाली में एक चुनाव क्षेत्र में जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं उनमें से जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है उसे जीता हुआ माना जाता है। भारत में भी इसी प्रणाली को अपनाया गया है। इसका कारण इसकी सरलता है, सिंप्लिसिटी है, क्योंकि आसानी से समझ में आ जाती है। उन मतदाताओं के लिए इस प्रणाली को समझना ज्यादा आसान है जिन्हें राजनीति की ज्यादा समझ नहीं होती है। उन्हें यह बात आसानी से समझ में आ जाती है कि जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है उसे ही जीता हुआ माना जाना चाहिए। चुनाव में सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित करने का यह तरीका ऊपरी तौर पर तो सही दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले उम्मीदवारों से कम वोट प्राप्त होते हैं। ये बड़े कम लोग ही इसको समझ पाते हैं। तो हमारे यहां पर इसकी, क्योंकि इसको सरलता से समझ में आ जाता है, तो इस प्रणाली को अपनाया गया है। प्रश्न नंबर 17 है कि चुनाव के प्रकारों का वर्णन करो। तो हम चुनाव को प्रकार पूछे गए हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। उसमें पहला है आम चुनाव, जिसको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जो चुनाव करवाए जाते हैं उसे आम चुनाव कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जो चुनाव करवाए जाते हैं उसे आम चुनाव कहते हैं। दूसरा है कि मध्य अवधि चुनाव, जिसको हम मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं, कि जब किसी कारण से सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती और बीच में ही गिर जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव करवाए जाते हैं उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। तीसरा है उपचुनाव, जिसको बाई इलेक्शन कहते हैं, कि जब किसी सीट पर चुने गए प्रतिनिधि की मृत्यु होने के कारण या उसके द्वारा त्याग पत्र देने के कारण उसकी सीट खाली हो जाती है, तो उस सीट को फिर से भरने के लिए जो चुनाव करवाए जाते हैं उसे उपचुनाव कहते हैं। तो 3 प्रकार के चुनाव हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है काफी, कि भारतीय चुनाव आयोग के संगठन और कार्यों का वर्णन करो। चुनाव आयोग जिस पर चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें लोग चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और बाद में ये प्रतिनिधि जनता की तरफ से शासन चलाते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होते हैं।
इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का काम किसी ऐसी संस्था को सौंपा जाना चाहिए जो ईमानदारी से अपना काम कर सके। भारत में यह काम या चुनाव करवाने का काम चुनाव आयोग को सौंपा गया है। संविधान की धारा 324(1), ये याद रखनी है धारा, क्योंकि कई बार आ जाती है। संविधान की धारा 324(1) में यह कहा गया है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाने, मतदाता सूचियां तैयार करने तथा उनका निरीक्षण करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होगा। मेन बातें देखो, संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाने, मतदाता सूचियां तैयार करने और उनका निरीक्षण करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होगा। चुनाव आयोग के अगर हम संगठन की बात करें कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो संविधान की धारा 324 में यह कहा गया है कि चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको हम कहते हैं, चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा उतने अन्य चुनाव आयुक्त होंगे जितने समय समय पर राष्ट्रपति तय करेगा। तो इसका मतलब यह है कि संविधान द्वारा चुनाव आयुक्तों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, बल्कि यह काम राष्ट्रपति को सौंपा गया है। अगर इस धारा को हम पढ़े, धारा 324 को, तो इसमें सिर्फ इतना कहा गया है, चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा उतने अन्य चुनाव आयुक्त होंगे जितने समय समय पर राष्ट्रपति तय करेगा। तो शुरू में चुनाव आयोग एक सदस्यीय संस्था थी, यानी कि जिसमें एक सदस्य होता है। तो शुरू में चुनाव आयोग एक सदस्यीय संस्था थी, लेकिन 1993 में, सन याद रखना है, 1993 में संसद ने एक कानून पास करके चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बना दिया। वर्तमान समय में चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, ये याद रखनी है लाइन। अगर हम चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की बात करें, तो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई आवश्यक योग्यताएं निश्चित नहीं की गई है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कोई योग्यताएं नहीं है, सिर्फ ये कहा गया कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कार्यकाल है, अगर उसका कार्यकाल अगर हम देखें, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। 2 बातें हैं, आयोग सदस्यों की नियुक्ति 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। इनमें से जो आयु पहले पूरी हो जाती है, सदस्य को रिटायर कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सदस्य जो है वो 55 साल की उम्र में बना है, तो वो 6 साल अगर पहले से उसका कार्यकाल हो जाता है तो उसको रिटायर कर दिया जाता है। पद से हटाने के बारे में भी कहा गया है। संविधान में यह कहा गया है कि चुनाव आयोग के सदस्यों को उसी विधि और उन्हीं कारणों से पद से हटाया जा सकता है जिस विधि और जिन कारणों से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि चुनाव आयोग के सदस्यों को कदाचार के आधार पर महाभियोग है, ये महाभियोग के तरीके से पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको भी इसी आधार पर, कदाचार के आधार पर महाभियोग के तरीके से पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए संविधान में यह कहा गया है कि यदि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, यदि संसद के दोनों सदन अपनी अलग अलग बैठकें करके अपने कुल सदस्यों के बहुमत से या वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से चुनाव आयोग के किसी सदस्य के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पास कर दे, तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। चुनाव आयोग के कार्य की अगर हम बात करें, तो चुनाव आयोग कई प्रकार के कार्य करता है। उसमें पहला है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। चुनाव आयोग का सबसे पहला काम चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करना है, अर्थात यह तय करना है कि एक चुनाव क्षेत्र में कितना बड़ा इलाका आएगा। दूसरा है चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण काम, वो है मतदाता सूचियां तैयार करना। चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करने के बाद चुनाव आयोग का दूसरा काम प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में आने वाले मतदाताओं
की सूचियां तैयार करना है। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल या इससे अधिक आयु का हो उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जाता है। तीसरा काम है संसद के चुनाव करवाना। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और जब भी लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को होता है तो चुनाव आयोग नई लोकसभा का गठन करने के लिए चुनाव करवाता है। अब तक लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं और 17वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई 2019 में हुए थे। चौथा कार्य है वो है कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाना। जिस प्रकार संसद के चुनाव करवाता है इसी प्रकार राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव करवाता है। तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं। जब भी किसी राज्य की विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को होता है तो चुनाव आयोग वहां नई विधानसभा का गठन करने के लिए चुनाव करवाता है। पांचवा कार्य है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को होता है तो चुनाव आयोग नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए चुनाव करवाता है। छठा है जो महत्वपूर्ण काम है चुनाव आयोग का वो है चुनाव की तारीख की घोषणा। चुनाव की तारीख की घोषणा। जब भी चुनाव करवाने होते हैं तो चुनाव आयोग उस तारीख की भी घोषणा करता है जिस तारीख को चुनाव होने होते हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग नामांकन पत्र दाखिल करने, नाम वापस लेने, नामांकन पत्रों की जांच करने आदि तारीखों की भी घोषणा करता है। सिर्फ चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं करता है बल्कि नामांकन पत्र किस तारीख को दाखिल किए जाएंगे, नाम किस तारीख को वापस लिए जाएंगे, नामांकन पत्रों की जांच किस तारीख को की जाएगी, इन तारीखों की भी वो घोषणा करता है। सातवां काम है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। राजनीतिक दलों का पंजीकरण। सभी राजनीतिक दलों के लिए यह जरूरी है कि वे चुनाव आयोग के पास अपना पंजीकरण करवाएं, लेकिन चुनाव आयोग केवल उन्हीं दलों का पंजीकरण करता है जिनका भारत के संविधान, एकता और अखंडता में विश्वास होता है। आठवां काम है उसका वो है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का काम भी करता है। इसका अर्थ यह है कि इस बात का निर्णय चुनाव आयोग ही करता है कि कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर का होगा और कौन सा राज्य स्तर का होगा। नौवां है राजनीतिक दलों की मान्यता को समाप्त करना। यदि किसी राजनीतिक दल को चुनाव में निर्धारित वोट प्रतिशत, कुछ वोट प्राप्त करने होते हैं हर राजनीतिक दल को चुनाव में, तो यदि किसी राजनीतिक दल को चुनाव में निर्धारित वोट प्रतिशत प्राप्त नहीं होते हैं तो चुनाव आयोग उस दल की मान्यता को समाप्त भी कर सकता है। 10वां काम है चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव लड़ने के लिए जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनाव आयोग उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पहले से ही तय होते हैं क्योंकि उनको तो पहले से ही चुनाव चिन्ह दे रखे हैं। इसलिए चुनाव आयोग आजाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है या जब भी कोई नया राजनीतिक दल बनता है उसको चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। मतगणना करना 11वां काम है चुनाव आयोग का। वोटों की गिनती करवाना भी चुनाव आयोग का कार्य है। इसके लिए चुनाव आयोग एक निश्चित तारीख को वोटों की गिनती करवाता है और विजयी उम्मीदवार की घोषणा करता है। तो ये कुछ काम है चुनाव आयोग के। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो है कि भारतीय चुनाव प्रणाली की कमियों का वर्णन कीजिए। चुनाव प्रणाली में कौन कौन सी कमियां हैं? तो भारतीय चुनाव प्रणाली में अनेक कमियां हैं। उसमें पहला है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। जब भी चुनाव होने होते हैं तो जो दल सत्ता में होता है, जिस दल की सरकार होती है, वह मतदाताओं को रिझाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करता है। जैसे चुनाव से पहले किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं, बिजली के बिल माफ कर दिए जाते हैं, बूढ़ों की पेंशन बढ़ा दी जाती है, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बढ़ा दिए जाते हैं, ये ताकि मतदाताओं को रिझाया जा सकते। ये हमारी चुनाव प्रणाली की बड़ी कमी है। उसके बाद दूसरी कमी है धन का दुरुपयोग।
वैसे तो चुनाव में पैसा खर्च करने की सीमा तय की गई है कि कितना एक उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में पैसा खर्च कर सकता है, तो खर्च की एक सीमा तय की गई है। लेकिन फिर भी चुनाव के समय पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। नोट से वोट खरीदना, मतदाताओं को शराब पिलाना, मतदाताओं को अपने वाहनों से उनके घर से वोट डलवाने के लिए मतदान केंद्र तक ले जाना, वापस घर छोड़कर आना आम बात हो गई है। तो ये भी एक प्रकार से हमारी चुनाव प्रणाली की कमी है। तीसरी जो कमी है वो है राजनीति का अपराधीकरण। वर्तमान समय में भारत की राजनीति में अपराधी किस्म के लोग प्रवेश करने लगे हैं। वर्तमान समय में भारत की राजनीति में अपराधी किस्म के लोग प्रवेश करने लगे हैं, जिससे राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। देखने में आया है कि प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव में ऐसे लोगों को टिकट देता है जिनका कोई ना कोई पुलिस रिकॉर्ड रहा होता है, और ऐसे लोग धन और बल के कारण चुनाव जीत भी जाते हैं, तो जिससे राजनीति में अपराधी किस्म के लोग आ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। चौथा जो दोष है भारतीय चुनाव प्रणाली का, वो है जात पात के नाम पर वोट। चुनाव के समय जात पात के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। देखने में आया है कि प्रत्येक राजनीतिक दल किसी चुनाव क्षेत्र में उसी जाति या धर्म के व्यक्ति को खड़ा करता है। प्रत्येक राजनीतिक दल किसी चुनाव क्षेत्र में उसी जाति या धर्म के व्यक्ति को खड़ा करता है जिस जाति या धर्म के लोग वहां सबसे ज्यादा रहते हैं, और इसके बाद वे अपनी जाति के उम्मीदवार को जितवाने की पूरी पूरी कोशिश भी करते हैं। पांचवी जो कमी है भारतीय चुनाव प्रणाली की, वो है जाली मतदान। चुनाव में जाली मतदान किया जाता है। जाली मतदान क्या है? अर्थात दूसरे लोगों के वोट डाल दिए जाते हैं। कई बार तो यह भी देखने में आया है कि मरे हुए लोगों के भी वोट डाल दिए जाते हैं। उसके बाद छठा है कमी जो है वो है मतदाताओं का वोट डालने न जाना। यह भी देखने में आया है कि चुनाव के समय या चुनाव के दिन सभी लोग अपने वोट का प्रयोग नहीं करते हैं। चुनाव के समय 60 से 70% के बीच ही मतदान होता है। इसका परिणाम यह होता है कि कई बार ऐसे उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं जिनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं होती है। सभी लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। सातवीं जो कमी है वो है मतदाता सूचियां बनाने में लापरवाही। भारत में मतदाता सूचियां ईमानदारी से नहीं बनाई जाती हैं। आमतौर पर देखने में आया है कि जो दल सत्ता में होता है वह अपने लोगों के नाम तो सूची में शामिल कर लेता है, लेकिन उन लोगों के नाम मतदाता सूची में से काट देता है जो उसके विरोधी होते हैं। इसके अलावा मरे हुए लोगों के नाम भी नहीं काटे जाते हैं। आठवीं जो कमी है वो है आजाद उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या। वर्तमान समय में चुनाव में आजाद उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखने में आया है कि कई लोग तो केवल मजाक के लिए या प्रसिद्धि पाने के लिए या प्रमुख उम्मीदवारों से पैसा बटोरने के लिए चुनाव में खड़े हो जाते हैं। चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव जो कमियां ऊपर हैं उनको सुधारने के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। अलग से प्रश्न आ सकता है कि भारतीय चुनाव प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव दोगे। तो उसमें पहला सुझाव है कि चुनाव खर्च की सीमा तय की जानी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार उस सीमा से ज्यादा खर्च करे तो उसके चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। पहली कमी तो ये है जो सुझाव हम दे सकते हैं कि चुनाव खर्च की सीमा तय की जानी चाहिए, और यदि कोई उम्मीदवार उस सीमा से ज्यादा खर्च करे, ज्यादा पैसा खर्च करे, तो उसके चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव जो दिया जा सकता है कि चुनाव आयोग को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। उसे ऐसी शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि वह उन लोगों को दंडित कर सके, सजा दे सके जो चुनाव में नियमों कानूनों का पालन नहीं करते हैं। तीसरा सुझाव है कि जाली या फर्जी मतदान को रोकने के लिए सभी मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र दिए जाने चाहिए। इसको अब लागू कर दिया गया है। चौथा है कि मतदाता सूचियों को समय समय पर दोहराते रहना चाहिए। जो लोग मर चुके हैं उनके नाम काट दिए जाने चाहिए, और जो लोग वोट देने के योग्य हो गए हैं उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाने चाहिए।
5वां है अपराधी पृष्ठभूमि के लोग चुनाव में भाग न लें, इसके लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए। 6वां सुझाव है कि सरकार को कानून बनाकर प्रत्येक मतदाता के लिए चुनाव में अपने वोट का प्रयोग करना जरूरी कर देना चाहिए और जो लोग अपने वोट का प्रयोग न करें उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। 7वां है कि धर्म और जाति के नाम पर चुनाव प्रचार करने को अपराध घोषित किया जाना चाहिए और जो उम्मीदवार धर्म और जाति के नाम पर चुनाव प्रचार करें या वोट मांगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। 8वां है कि रेडियो और टेलीविजन के द्वारा मतदाताओं को शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे झूठे प्रचार में न आए और अपने वोट का सोच समझकर प्रयोग करें। कुछ अन्य प्रश्न भी हैं, छोटे छोटे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हैं, आमतौर पर ऑब्जेक्टिव टाइप ये पूछ लिए जाते हैं कि भारत का, उसमें पहला प्रश्न है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि भारत में अब तक लोकसभा के कितने चुनाव हो चुके हैं, तो लोकसभा के अब तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा के चुनाव कब हुए, अप्रैल मई 2019 में हुए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निश्चित की गई है, मतदान के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष निश्चित की गई है। भारत, उसके बाद एक और प्रश्न है कि भारत में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, सिंपल सा प्रश्न है, चुनाव आयोग को चुनाव करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धन्यवाद, नमस्कार।